हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? तो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। तो बच्चों, आज मैं लेके आया हूं पार्ट नंबर 3 ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं बहुत ही फेमस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के ऑलरेडी मैं 2 लेक्चर कवर कर चुका हूं, जिसमें बहुत मजा आया था। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एक्चुअली में है क्या, देखो, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा क्या। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा, मान लेते हैं सिस्टम है, ये सिस्टम है, मान लेते हैं इसके ऊपर मैंने कुछ हीट दी। इसके ऊपर मैंने कुछ हीट दी, दैट इज अ क्यू। अगर मैं इसके ऊपर कुछ हीट दूंगा तो ये है पार्टिकल्स। ये पार्टिकल है, ये देखो मूव तो वैसे भी कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं अगर यहां पर एक पिस्टन लगा दूं, ये रहा, देखो हुआ क्या था एक्चुअल में, ठीक है, सारे बताता हूं दोबारा से एक एक करके क्या बनाऊंगा। देखो हुआ क्या था, पहले इसके अंदर गैस भरी हुई है, लेकिन ये पिस्टन ऊपर नहीं जा रहा है। क्यों? जो अंदर के पार्टिकल्स है उनके अंदर एक सुटेबल काइनेटिक एनर्जी है जो कि पिस्टन को ऊपर नहीं लेके जाएगा। अब मैंने यहां से हीट दी, जब हीट दूंगा तो इसके अंदर इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि मोशन बढ़ेगा, मोशन बढ़ेगा, रैंडम मोशन बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो ये पिस्टन को यहां W वर्क डन करेगा। इसका मतलब है जितनी हीट मैंने इसको अप्लाई करी है, जितनी मैंने इसको हीट दी है, वो आधी तो चेंज होगी बेटा इंटरनल एनर्जी में, यही होगा, और बाकी सारी की सारी चली जाएगी वर्क डन में। क्लियर है? ये बताया मैंने, जितनी हीट मैंने इसे दी है वो आधी चली जाएगी इंटरनल एनर्जी में और आधी चली जाएगी वर्क डन में, दैट इज हीट सप्लाइड। ये है इंटरनल एनर्जी और ये हमारे पास वर्क डन। क्लियर है? ये समझ आया? आया समझ? बस इसी चीज को दिमाग में रखना और चलो शुरू करते हैं हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो यहां पर मैं कुछ चीजें यूज करने वाला हूं, जैसे एक यूज करने वाला हूं मैं डेल्टा क्यू, विच इज हीट सप्लाइड टू द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग। ये यूज करने वाला हूं, साथ में यूज करूंगा मैं डेल्टा यू। डेल्टा यू क्या है? बेसिकली change in internal energy of the system with respect to surrounding। और एक यूज करने वाला हूं W वर्क डन। अब ये वर्क डन क्या है? बेसिकली वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। क्लियर है? देखो ध्यान रखना, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। ध्यान रखना। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो देखो, सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेफिनेशन लिखवा दूं? चलो डेफिनेशन लिखते हैं। इफ some amount of heat is supplied to the system which is capable of doing work, then ध्यान देना, heat supplied to the system is equal to sum of internal energy, that is change in internal energy, and work done by the
सिस्टम, यही सेम डेफिनेशन लिखवाई है। तो अगर मैं इसे देखूं तो बेटा फॉर्मूला आएगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। इसका मतलब ये जो मैंने हीट अप्लाई करी है, ठीक है, सम अमाउंट ऑफ हीट बेसिकली, हीट में से मान लेते हैं मेरे पास हीट थी पहले 7 जूल, मैंने दी है 5 जूल, तो मेरे पास ये डेल्टा आ गया। डेल्टा मतलब ओनली 2 जूल आया है, ठीक है, तो ये डेल्टा आ गया। डेल्टा होता है बेसिकली इनिशियल माइनस फाइनल। तो ये मैंने हीट गिवन दी है, मतलब सिस्टम के अंदर दी है, और सिस्टम ने इतनी इंटरनल एनर्जी अपनी चेंज की है पार्टिकल्स ही, और इतना वर्क डन किया है। बहुत बढ़िया। सिर्फ ये इक्वेशन है जो कि हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देती है। अब देखो, अगर मान लेते हैं हमारे पास बेटा एक सिंपल सा डायग्राम है, मैंने इसके अंदर पिस्टन लगा दिया और पिस्टन ये डन। अंदर बेटा गैस है और ये सारे के सारे गैस के मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स है। जब मैंने नीचे लैंप जलाया, मतलब हीट देने के लिए, हीट देने के लिए, अब मैंने क्या किया, इसको मैंने डेल्टा क्यू दी। जब मैं इसे डेल्टा क्यू दूंगा तो ऑब्वियसली वर्क डन करेगा। मान लेते हैं जो पिस्टन है ये डिस्प्लेस होके इतनी ऊपर आ गया है, इतनी ऊपर आ गया है। नाउ दिस इज dx, तो ध्यान देंगे बेटा, और ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है वो P लग रहा है, और जो इसका एरिया है वो है कैपिटल A। तो ध्यान देंगे वर्क डन मतलब dW इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सिंपल सा फॉर्मूला आएगा। अब अगर मैं फोर्स की बात करूं, हमने पढ़ा है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, इट मींस फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। सो dW इज इक्वल टू F की जगह PA लिखते हैं डायरेक्ट, PA dx because ds is displacement of this piston, clear है। now this area into displacement, so dw is equal to p delta v, clear है। और मैं इसको भी लिख सकता हूँ डेल्टा w is equal to p डेल्टा v, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रही है, प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। ये आ गया, ओके, तो ये आ गया हमारे पास। इसका मतलब ये है इक्वेशन 1 कैन बी रिटर्न एज, इसको हम इस फॉर्म में भी रिटर्न लिख सकते कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डी वी, मतलब डेल्टा वी। तो तुम ऐसे भी इसको लिख सकते हो। तो ये था बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम लिमिटेशन देखेंगे, फर्स्ट लॉ ने क्या क्या प्रूव नहीं किया, तो उनके बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे, और इसके बाद हम जब सेकंड लॉ करेंगे तो ये वाला जो लिमिटेशन वाला पार्ट है वो तुम्हें बहुत ही बेनिफिट देने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, अब बात करते हैं लिमिटेशन के बारे में। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ऐसा आएगा, डिफाइन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड राइट इट्स एप्लीकेशन। फर्दर में आएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहली लिमिटेशन है, इट डज नॉट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। देखो, हमें तो पता है अगर ये बॉडी है हॉट बॉडी और ये बॉडी है कोल्ड बॉडी, हमें ये तो पता है कि जो हीट ट्रांसफर होगी वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी होगी, बट जनता जानना चाहती है वाई, नहीं बताया ना, उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने बताया कि जो मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है वो बता दिया, सब कुछ बता दिया, लेकिन हॉट से कोल्ड ट्रांसफर होती है या कोल्ड से हॉट ट्रांसफर होती है वो नहीं बताया। और अगर हॉट से कोल्ड ट्रांसफर होती है तो कोल्ड से हॉट क्यों नहीं होती है, तो इसके बारे में कुछ जिक्र नहीं किया, बताया नहीं, इसलिए हम इनसे नाराज है और हमने इन्हें लिमिटेशन में तब्दील कर दिया है। दूसरा है हमारे पास, it does not tell anything about the conditions under which heat can be converted into mechanical work। इसका मतलब क्या है, देखो समझते हैं। बेटा ये साइकिल है, अच्छा सॉरी पैडल रहेगा ना हमारे, ओके, ये साइकिल है। अब हुआ क्या था, बेसिकली ये साइकिल चल रही है, इस तरफ चल रही है। अब इसकी वजह से अगर इस तरफ साइकिल चल रही है तो इसकी वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन फ्रिक्शन आ जाएगा,
यही है। और फ्रिक्शन आने की वजह से यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी, और हीट प्रोड्यूस होगी तो साइकिल रुक जाएगी। समझ आया मुझे? ठीक, कुछ कुछ समझ आया कि जो यहां पे चल रहा है मैकेनिकल वर्क, जो यहाँ पे मैकेनिकल वर्क हो रहा है ना, ये साइकिल चल रही है, मैकेनिकल वर्क हो रहा है, तो साइकिल अगर आगे चल रही है, मैकेनिकल वर्क आगे हो रहा है, तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है और उससे हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो जनता जानना चाहती है कि भाई मैकेनिकल वर्क हीट में कन्वर्ट हो गया, वेल एंड गुड, दिख रहा है साफ साफ हो गया, लेकिन ये अपने आप हीट मैकेनिकल वर्क में क्यों नहीं चेंज हो रहा है? फ्रिक्शन से साइकिल क्यों नहीं चल रही है आगे? जब मैकेनिकल वर्क से फ्रिक्शन हो सकता है और गाड़ी रुक सकती है, तो हीट अगर प्रोवाइड करोगे तो आगे चल भी तो सकती है साइकिल। ऐसा कुछ नहीं बताया उन्होंने, और इसलिए हम उनसे नाराज हैं। तीसरी चीज आई बेटा, it does not indicate the extent to which the heat energy is converted into mechanical energy continuously। उन्होंने ये नहीं बताया कि अगर सपोज करो, suppose that this is a heat engine, heat इंजन, तो मैंने क्या किया, यहां से हीट प्रोवाइड की और यहां से मैकेनिकल वर्क हुआ, ये था। तो जनता जानना चाहती है भाई कितनी हीट देनी पड़ेगी तो कितना मैकेनिकल वर्क डन होगा? क्या 100% होगा? क्या 100% होगा? नहीं होगा। तो नहीं होगा तो कितना होगा? हाउ मच पार्ट द हीट इज कन्वर्टेड टू मैकेनिकल वर्क, और बाकी सारी की सारी जो मतलब बाकी एनर्जी है वो कहाँ जाएगी? ऐसा कुछ भी इन्होंने नहीं बताया। क्लियर है? तो वैसे भी कभी 100% हीट तो मैकेनिकल वर्क में ट्रांसफर नहीं होती, और वो इन्होंने नहीं बताया, जिनकी वजह से हम इससे नाराज हैं। तो हमने 3 लिमिटेशंस को डाल दिया भाई, जो हम मतलब लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, और इन्हीं को आगे कैरी फॉरवर्ड किया सेकंड लॉ ने, और सेकंड लॉ को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वीडियो को हम यहीं तक कंप्लीट करने वाले हैं। बस बहुत रात हो चुकी है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।